मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे मगर फॉलो नहीं करेंगे, मगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को फॉलो करोगे उनको बहुत हेल्प मिलेगा। 3 आवर स्लॉट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका नीट का एग्जाम होने वाला है वो आपको 3 आवर 20 मिनट वहां पर आपको बैठना है। पहले आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं देखना है, पहले आपको फिर से उस टेस्ट को रीअटेम्प्ट करना है, खुद से रीअटेम्प्ट करना है, क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो नीट में एज इट इज रिपीट होती है, कुछ चेंज नहीं होता है, डाटा भी वही होता है, लाइन्स भी सेम होते हैं और आंसर भी सेम होते हैं, जो आपको रिपीट देखने को मिलेंगे नीट 2025 में भी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हो गए लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटजी। मुझे पता है आप लोगों के पास कोई शेड्यूल नहीं है, कोई प्लान नहीं है, आप ओवरथिंक का शिकार हो चुके हो, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब क्या होगा। फर्क ये नहीं पड़ता है आप कितने बैकलॉग में हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप ड्रॉपर हो, आप फ्रेशर हो, बस इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। बस जो मैं वीडियो में बताऊंगा उसको फॉलो करना है। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे मगर फॉलो नहीं करेंगे, मगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को फॉलो करोगे उनको बहुत हेल्प मिलेगा। तो वीडियो का कंटेंट ये रहने वाला है। पहले हम टाइम टेबल के बारे में बताएंगे। आप इन 182 डेज में आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, इन 182 डेज में आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए और रिसोर्स, किस रिसोर्स से अब पढ़ना है, इन्हें जो अगर आप अभी तक रेफरेंस पढ़ रहे थे उसको अब छोड़ना है, और फिर हम बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करना है, और फिर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और फिर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या, कितने एक हफ्ते में कितने टेस्ट देने हैं, और जो लास्ट थिंग वो हम बैकलॉग को कैसे क्लियर करना है। तो ये वीडियो का कंटेंट है, 1 बाय 1 हम सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि अब आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए इन 182 डेज में। सपोज आप सुबह ब्रेकफास्ट होके सब कुछ करके आप फ्री होते हैं सुबह 8 बजे, तो आपको 8 PM से लेकर 11 PM तक एक स्लॉट बनाना है, 3 आवर्स का एक स्लॉट बनाना है। क्योंकि 3 आवर स्लॉट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका नीट का एग्जाम होने वाला है वो आपको 3 आवर 20 मिनट वहां पर आपको बैठना है। तो जब आप आज से ही हैबिट बनाओगे 3 घंटे बैठने का, तो आपको नीट के एग्जाम में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको आज से ही 3 आवर का स्लॉट बनाना है। तो ऐसे ही फिर आपको दूसरा स्लॉट बनाना है 11 PM to 2 PM, और फिर तीसरा स्लॉट बनाना है 2 PM to 5 PM, फिर 5 PM to 8 PM, और फिर 8 PM to 11 PM। मुझे पता है ये टाइम टेबल थोड़ा बहुत टफ है, मगर अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप आराम से नीट 2025 को क्रैक करोगे। तो अब आपको इन 3 घंटों में क्या करना है, कैसे इन 3 घंटों को अब कैसे यूटिलाइज करना है। देखो आपके पास 3 आवर्स हैं। अब पहले 1 घंटे में आपको क्या करना है, अगर आप फिजिक्स का रिवाइज कर रहे हो, केमिस्ट्री को, तो पहले 1 घंटे में आपको फार्मूला शीट्स प्लस जो आपके शॉर्ट नोट्स वो पढ़ने हैं, और फिर दूसरे 2 घंटों में आपको पूरा जो फोकस करना है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर करना है। तो ये आपका जो शेड्यूल रहेगा इन 3 घंटों में, तो ये आपको इन 3 घंटों में करना है। अब हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अब सिलेबस चल रहा है, यानी अभी बहुत सारा सिलेबस इनकम्प्लीट है, उन्होंने 11th कंप्लीट किया है और 12th अभी वो पढ़ रहे हैं। तो आपको अब क्या करना है, इन 3 घंटों में लेक्चर देखना है प्लस नोट्स बनाने, और जब आप फ्री होगे फिर यहाँ तक आप आराम से, मतलब जब तक आप जो आप आज पढ़ रहे हो उसका आप रिवाइज कर रहे हो। सपोज आपने आज तक जो आप आज करंटली पढ़ रहे हो, आप 12th पढ़ रहे हो, 11th आपने खत्म किया है, तो आपको पहले करंट पर फोकस करना है, और फिर आपको इसके बाद आपको 2 to 3 आवर्स निकालने हर दिन, ये 2 से 3 घंटे हर दिन निकालने हैं, और वो आपको रिवीजन पर लगाने हैं। जो आपने 11th का पढ़ा है, जो आपने 11th का पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये प्लान है। अब जिन स्टूडेंट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट, तो आपको हर दिन ये टाइम टेबल सेट करना है। अब हम बात करेंगे कि अब आपका रिसोर्स क्या होना चाहिए।
तो रिसोर्स अब सबको पता है कि नीट का जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वो ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। अगर आप अभी तक कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ रहे थे या कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ रहे थे तो अब आप उसको छोड़ना है, क्योंकि अब पूरा फोकस करना है एनसीईआरटी पर। यानी फिजिक्स में भी एनसीईआरटी पढ़नी है, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़नी है और बायो में भी एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ और बुक नहीं पढ़नी है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको एक हफ्ते में कितने मिनिमम से मिनिमम टेस्ट देने हैं और टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव कैसे करने हैं। देखो, आपको एक हफ्ते में मिनिमम से मिनिमम 1 टेस्ट देना ही देना है। एक वीक में आपको 1 टेस्ट देना ही देना है टिल बोर्ड। तो क्योंकि आज आपको बोर्ड का भी प्रेशर है, क्योंकि बोर्ड में आपको थ्योरी लिखना पड़ता है और नीट में आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो बोर्ड तक आपको एक वीक में 1 टेस्ट देना है और बोर्ड के बाद आपको एक वीक में 2 टेस्ट देने। अब हम बात करेंगे कि अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए तो नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करना है। देखो यार, आपको क्या करना है, जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट के बाद आपको पूरा एक उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। आप किसी भी कोचिंग का, जिस भी कोचिंग का आप टेस्ट दे रहे हो तो आपका एक पूरा वीडियो सॉल्यूशन देंगे, वो कोचिंग आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन देगा। पहले आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले आपको फिर से उस टेस्ट को रीअटेम्प्ट करना है, खुद से रीअटेम्प्ट करना है। उस रीअटेम्प्ट से आपको ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए। यानी आपने कोई क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट बहुत बार पढ़ा होगा मगर ड्यूरिंग एग्जाम आपको टाइम नहीं मिला या और कोई प्रेशर रहा या क्वेश्चन बहुत सारे छूटे, जिसकी वजह से आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया। उस समय आपका ध्यान नहीं रहा या ओएमआर बबलिंग रही, तो फिर आप उन क्वेश्चनों को उससे आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्योंकि जब आप उन क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी आप नेक्स्ट टेस्ट में उनको ठीक कर सकते हो उन सिली मिस्टेक की वजह से। तो वो क्वेश्चन आप पाओगे कि इन क्वेश्चंस में हमें कॉन्सेप्ट तो पूरा था मगर सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए। और दूसरे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कुछ नहीं, उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा। तो उन क्वेश्चनों की आपको पूरी वीडियो सॉल्यूशन डिटेल फॉर्म में देखनी है और फिर उन क्वेश्चनों को अलग से एक नोटबुक पर लिखना है और उनकी प्रॉपर सॉल्यूशन लिखनी है। और फिर जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करोगे या नेक्स्ट टेस्ट देने जाओगे तो उसको एटलीस्ट एक बार रिवाइज करना ही करना है। उससे क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हैं वो तो स्ट्रांग हैं, उनमें प्रोबेबिलिटी ये है कि 99% क्वेश्चन उन जो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं उनसे बनेगी। और जो कॉन्सेप्ट आपके वीक थे वो आपने पुराने टेस्ट से वो भी स्ट्रांग हुए, तो नेक्स्ट टेस्ट में अगर उस कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। 99 प्रोबेबिलिटी है कि वो उससे क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टेस्ट में प्रोबेबिलिटी ये है कि जो क्वेश्चन गलत होगा या वो सिली मिस्टेक की वजह से होगा या वो कोई और नया कॉन्सेप्ट होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इस प्रकार से आप टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। तो मैंने भी इसी टेक्निक से टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव किए थे। जो सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि मैंने भी ये इश्यू बहुत बार फेस किया था, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स हमारे पास होते हैं। एक तरफ कोचिंग का मॉड्यूल, एक तरफ PYQs, एक तरफ क्लास के क्वेश्चन, एक तरफ जेईई मेंस के क्वेश्चन। अब करे तो करे कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सबसे बड़ा जो इश्यू रहता है। तो अब आपको जो ऐसे क्वेश्चन जो आप अभी तक कर रहे थे डिफरेंशिएशन, जिनमें बहुत कैलकुलेशन थी या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होता था, तो वो क्वेश्चन अब आपको नहीं करने हैं। क्योंकि अब आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो नीट के लिए सिलेक्टेड हो गए, यानी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नीट 2025 में, वैसे ही क्वेश्चन अब आपको करने हैं। तो आपको अब उन क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है जिनमें बहुत लंबी कैलकुलेशन है या ऐसे क्वेश्चन जिनमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत यूज होती है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नीट में नहीं देखने को मिलेंगे जिनमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। तो अब आपको पूरा वो क्वेश्चन वो नीट के ओरिएंटेड सिलेक्ट क्वेश्चन करने हैं। यानी अब आपको क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किस रिसोर्स को यूज करना है। पहले आपको PYQs करने हैं, क्योंकि PYQs इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। हर साल नीट में 70% क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं जो या तो PYQs कोई डायरेक्ट रिपीट होता है या उसी टाइप का क्वेश्चन आपको नीट
यानी देखने को मिलता है, यानी कंसेप्ट वही होता है, थोड़ा चेंज जो होता है वो डाटा में आपको चेंज देखने को मिलता है। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको क्या करने हैं, क्लास के क्वेश्चन करने हैं, जो आपको क्लास के क्वेश्चन टीचर ने कराए हैं उनको करना है, उनसे आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग होंगे और नोट्स का भी रिवीजन होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्योंकि जेई मेंस के क्वेश्चन आपको करने हैं, जेई मेंस के ऐसे क्वेश्चन आपको जो PYQs हो जेई मेंस के वो करने हैं, उनमें से भी सिलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन बहुत इजी है। और जेई मेंस में जो एसरेशन रीजन क्वेश्चन भी बहुत आते हैं जो NCERT बेस्ड आते हैं, क्योंकि जेई मेंस के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, वो नीट में एज इट इज रिपीट होती है, कुछ चेंज नहीं होता, डाटा भी वही होता है, लाइन्स भी सेम होते हैं और आंसर भी सेम होते हैं, जो आपको रिपीट देखने को मिलेंगे नीट 2025 में भी। तो ये करने, और फिर इसके बाद आपको क्या करने हैं, बायो में आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो NCERT बेस्ड होंगे, और केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन करने होंगे जो NCERT बेस्ड होंगे। इसके अलावा अगर आपको और टाइम मिलता है, जो NCERT में आपको एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको जरूरी करने हैं, उनके लिए आपको टाइम निकालना ही निकालना है, क्योंकि वो भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नीट में एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पूरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सोर्स है वो आपको एक तो PYQs करने हैं, एक तो क्लास क्वेश्चन करने हैं, एक तो जेई मेंस के पुराने क्वेश्चन करने हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत इजी है, और एसरेशन रीजन जो जेई मेंस में आते हैं वो क्वेश्चन करने, और NCERT बेस्ड क्वेश्चन करने हैं बायो में। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर आपको टाइम मिलता है तो जो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो जरूरी करने ही करने हैं, जो बैक एक्सरसाइज अगर वो नहीं भी करोगे तो चलेगा, मगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। तो ये रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स। तो अब रिवीजन कैसे करना है, देखो रिवीजन के लिए अब आपको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप जितने भी नोट पढ़ोगे तो उससे आपका एक इफेक्टिव रिवीजन नहीं होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इफेक्टिव रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट रिवीजन जो होता है वो होता है थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू केमिस्ट्री और फिजिक्स में रिवीजन करना है, क्योंकि जितने भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन करोगे तो उतना आपका रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा। और बायो में आपको रिवीजन के लिए तो NCERT है ही, तो NCERT को पढ़ना है, और जब आप पहली बार NCERT को पढ़ोगे तो आपको ऐसे वर्ड्स अंडरलाइन, ऐसे चीज़ें अंडरलाइन करने हैं पहले रिवीजन में जो आपको लगेंगे इसको मुझे दोबारा पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में ये चीज़ें मुझे याद नहीं रही, तो उनको आपको फिर अंडरलाइन करना है। रिवाइज करने में एक चैप्टर को रिवाइज करने में 1 से 3 घंटे लगते हैं, और जब आप यही टेक्निक यूज करोगे ने, ऐसे चीज़ों को अंडरलाइन करोगे फर्स्ट रिवीजन में जो आपको लगेगे इनको मुझे दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है, और जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो इसी चैप्टर को फिर आप 1 घंटे में ही रिवाइज कर पाओगे। तो ये टेक्निक आपको अभी से ही यूज करनी है, क्योंकि मैंने खुद ये टेक्निक यूज करी थी, तो ये आपको ये टेक्निक बहुत आपको हेल्प करेगी। तो अब लास्ट में हम बात करेंगे कि अब बैकलॉग को कैसे क्लियर करना है। मेरे भी बहुत सारे बैकलॉग रहे थे, 11th में भी कुछ चैप्टर्स बैकलॉग रहे थे, 12th में भी कुछ चैप्टर्स बैकलॉग रहे थे। बस आपको अपने माइंड में ये चीज रखना है कि बैकलॉग आप एक ही दिन आप बैकलॉग को क्लियर नहीं कर सकते हो, बैकलॉग धीरे धीरे ही क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में यही चलता है कि मेरे 3 चैप्टर्स बैकलॉग हैं वो आज में निपटा होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो बैकलॉग धीरे धीरे ही क्लियर हो सकता है, उसमें आपको पेशेंस रखनी है। यानी हर दिन जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है उसमें से एक्स्ट्रा टाइम आपको 2 से 3 घंटे यानी 2 to 3 आवर्स आपको निकालने ही निकालने हैं। 2 to 3 आवर्स आपको निकालने हैं बैकलॉग के लिए। बैकलॉग के लिए आपको 2 to 3 आवर्स निकालने ही निकालने हैं, और हर दिन इन 3 घंटों में आपका जो भी बैकलॉग है उसको क्लियर करना है। अब बैकलॉग 2 प्रकार के होते हैं, यानी आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स बैकलॉग हैं जो बहुत इजी होंगे, जो आप खुद से कर सकते हो, तो उनको आपको फिर किसी वीडियो सोल्यूशन की देखने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो, तो उनको आप खुद से ही करना है। और दूसरा बैकलॉग जो मुश्किल चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में कोई एक चैप्टर है, केमिस्ट्री में कोई चैप्टर है जो खुद से समझ नहीं आता है, तो बैकलॉग को सबसे बढ़िया जो तरीका है क्लियर करने का वो है आपको वन शॉट देखने। यानी मैं खुद जो बैकलॉग क्लियर करता, तो उम्मीद सीरीज आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी यूट्यूब पर, वहां से आपको बैकलॉग
अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारा कुछ एनसीईआरटी का सारा कुछ पढ़ाया गया है। 1 घंटे में या 2 घंटे में आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो बैकलॉग आप वहां से क्लियर कर सकते हो, और बैकलॉग के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना ही निकालना है, क्योंकि बैकलॉग आपने क्रिएट किया है, खुद आपने क्रिएट किया है। तो बैकलॉग के लिए आपको खुद एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अब ऐसा लग रहा है लास्ट में कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गिर रहा है, नहीं टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, उसकी वजह से फिर ओवर थिंकिंग हो रहे हैं। देखो यार, मैं भी अपनी जर्नी में बहुत गिरा, बहुत टूटा मैं भी, मगर एक बात मुझे पता थी कि जो मैं करता था वो मैं उससे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं जितना मुझे पढ़ना होता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती थी, वो मैं 100% अपना मैं पूरा देता था। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बस अपना पूरा 100% देना ही देना है, अपना 100% देना है। टेस्ट अच्छे से देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और बाकी टूटना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, एंड तक बने रहना है। जो 2 to 3% स्टूडेंट्स यानी एंड तक लड़ाई लड़ते रहते हैं, उन्हीं की सिलेक्शन होती है, वही अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते हैं, और वही अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज पा लेते हैं। तो टूटना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, और लास्ट तक लड़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।